अस्सलाम वालेकुम। आज है 14 सितंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है बाइंडिंग रेजोल्यूशंस। इसके राइटर जो हैं वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल लॉ के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, अहमद बिलाल सूफ़ी साहब। उनका ये एडिटोरियल है। बेसिकली इसमें जो बात की गई है वो ये है कि यूएन की जो भी रेजोल्यूशंस आई कश्मीर के बारे में, तो क्या वो बाइंडिंग नेचर की थी कि नहीं, तो इस बारे में इन्होंने इसमें डिस्कशन की है। तो इसमें कहना है, इन अ रीसेंट सेमिनार इन इस्लामाबाद ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट। उन्होंने कहा कि एक सेमिनार हुआ था इस्लामाबाद में, किस पे और मौजू क्या था उस सेमिनार का? कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर का जो तनाज़ा है वो मौजू था। सीनियर ऑफिशियल रिमार्क्ड, एक सीनियर ऑफिशियल ने रिमार्क्स दिए that the United Nations Security Council resolutions on Kashmir were passed under Chapter 6 of the UN Charter and not under Chapter 7 and are therefore not binding but only recommendatory. This view needs to be corrected. उन्होंने कहा वहाँ पे सेमिनार में कश्मीर के जो तनाज़ा है उसके हवाले से ये सेमिनार हो रहा था। तो उसमें एक जो सीनियर ऑफिशियल ने ये रिमार्क्स दिए कि जितनी भी रेजोल्यूशंस पास हुई हैं कश्मीर के बारे में यूएन की जानिब से, वो पास हुई हैं अंडर चैप्टर 6 ऑफ द यूएन चार्टर एंड नॉट अंडर चैप्टर 7, और इसलिए जो है ये सारी बाइंडिंग नहीं है और सिर्फ रिकमेंडेटरी है। तो इसमें मतलब ये कंपैरिजन किया गया चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का, कि अगर तो चैप्टर 6 में रेजोल्यूशन पास हुई हो तो हम कहते हैं कि जी सिर्फ एक तरह की डायरेक्शन दी गई है, यूएन उसे इन्फोर्स नहीं करा सकता, और अगर चैप्टर 7 में हुई हो तो उसके पास पावर होती है उसको अपनी रेजोल्यूशन को इन्फोर्स कराने की। तो राइटर का कहना है कि एक ये गलत मिसकॉन्सेप्शन है कि ये सिर्फ जो है हमारे पास वो है सिर्फ हमारे पास बाइंडिंग नहीं है, और क्योंकि ये चैप्टर 6 में पास हुई। इस पर इन्होंने आगे रीज़न भी दिए हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को इन्होंने आगे डिस्कस किया है। The resolutions passed from Kashmir from 1947 to 1957 cannot be termed as recommendatory only. उन्होंने कहा जितने भी 10 साल के अरसे के दौरान जो रेजोल्यूशन पास किए हैं यूएन ने, तो हम उसे recommendatory नहीं कह सकते। What we need to be clear about is that in its initial years, the practice of the United Nations Security Council was not to mention the title of the chapter under which it was passing the resolution. उन्होंने कहा आजकल तो जो जितनी भी रेजोल्यूशंस आती हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें लिखा होता है कि ये एक्सप्रेसली कि किस चैप्टर के तहत जो है रेजोल्यूशन पास की जा रही है। लेकिन ये अर्ली इनके डेज थे यूएन के, तो वहाँ पे जब रेजोल्यूशन पास होती थी तो वहाँ पे ये नहीं बताया जाता था किस चैप्टर के तहत है, बस वो वहाँ पे बताया जाता था कि ये रेजोल्यूशन पास हुई है और इसे हमने इन्फोर्स कराना है। During this time, it was the content and substance of the resolution that would determine the nature of implementation. उन्होंने कहा उस टाइम पे जो content और substance जो किस बारे में बात की गई है रेजोल्यूशन में, वो डिटरमिन करती थी कि किस तरह की नेचर है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, इसकी बाइंडिंग है या ये सिर्फ डायरेक्टरी है कि इसको मतलब इन्फोर्स कराया जा सकता है कि नहीं। तो वो उससे हमें मवाद से पता चलता था उस रेजोल्यूशन की कि ये किस किस्म की है, क्योंकि उस टाइम पे स्पेसिफिकली चैप्टर 6 या चैप्टर 7 मेंशन नहीं होता था। इफ़ वन लुक्स एट द यूएनएससी's प्रैक्टिस इन इट्स फर्स्ट डेकेड ऑफ एग्जिस्टेंस, अगर हम देखें वो अपने पहले 10 सालों में उनकी क्या प्रैक्टिस थी, ओनली अ हैंडफुल ऑफ रेजोल्यूशंस मेंशन द टाइटल ऑफ द चैप्टर। उन्होंने कहा बहुत थोड़ी रेजोल्यूशंस थी, करारदादें थी जिसमें मेंशन किया गया था टाइटल ऑफ द चैप्टर, whereas the majority of resolutions that were acted upon by the member states did not mention any reference to chapter of the UN Charter. और उनका इसके अलावा जो ज़्यादातर करारदादें थी उसमें मेंशन नहीं किया जाता था चैप्टर का। The states' practice seemed to be that the nature of recommendations and measures suggested or decided by United Nations Security Council would be determinative of the chapter or chapters under which the resolution was passed. उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम सिर्फ देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि चैप्टर 6 है चैप्टर 7 है, हम उसके रेजोल्यूशन को जो है उसको ज़्यादा स्टडी करते थे और वो डिटर्मिनेटिव यानी कि वो हमें बताता था कि वो किस किस्म की रेजोल्यूशन है। The resolutions of UNSC passed in respect of the Kashmir dispute belong to this era of UNSC practice. उन्होंने कहा कश्मीर की जितनी भी रेजोल्यूशंस थी वो उस ज़माने में पास हुई थी जब चैप्टर को मेंशन नहीं किया जाता था और सिर्फ हम उसके मवाद से गेस करते थे कि ये इनकी क्या नेचर है इस रेजोल्यूशन की, करारदाद की। Hence, one finds that in the 17 resolutions passed by UNSC during 1947 to 1957 on the Kashmir dispute, यानी कि 10 साल के अरसे में 17 करारदादें पास हुई कश्मीर तनाज़े के हवाले से। नन मेक्स अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू द चैप्टर अंडर इट
अंडर विच इट वाज पास्ड, और कोई 17 में से एक भी जो हमारे पास करारदाद नहीं थी जिसमें स्पेसिफिकली एक मेंशन किया गया था कि ये चैप्टर 6 के तहत जो है वो पास की गई है या चैप्टर 7 के तहत. विद दिस बैकग्राउंड, इस को मद्देनजर रखते हुए, टू एज्यूम दैट ऑल रेजोल्यूशंस रिलेटिंग टू कश्मीर डिस्प्यूट वर पास्ड अंडर चैप्टर 6 वुड बी एन इनकरेक्ट कंक्लूजन टू ड्रॉ. उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ इसको कहना शुरू कर दें कि कश्मीर के वाले से जितनी भी करारदादें पास हुई हैं वो चैप्टर 6 के तहत हुई हैं, खुद ही हम एज्यूम कर लें, तो वुड बी एन इनकरेक्ट कंक्लूजन टू ड्रॉ. उन्होंने कहा तो ये जो है एक बिल्कुल गलत बात होगी, हम इसको नतायज ये नहीं निकाल सकते इस बात के. आफ्टर ऑल देयर इज़ नो रेफरेंस टू आइदर चैप्टर 6 और चैप्टर 7 इन एनी ऑफ द 17 रेजोल्यूशंस, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है चैप्टर 6 और 7 का इन 17 करारदादों में. Most of the resolutions passed on the subject of the Kashmir dispute provide for very specific steps to be taken by both India and Pakistan. उनका जितनी भी करारदादें हैं उसमें उन्होंने कहा है कश्मीर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बड़े स्पेसिफिक, यानी बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल पिन पॉइंट आपने कर दिए होंगे जी ये स्टेप्स इन्होंने लेने हैं. फॉर एग्जांपल UNSC रेजोल्यूशन 47 adopted on April the 21st 1948 spans over 4 pages. उन्होंने कहा 4 पेज की करारदाद थी जो अडॉप्ट की गई 21 अप्रैल 1948 को. इट रेफर्स टू द अर्लियर रेजोल्यूशन 39, और ये उसको रेफ़र करती है जो पहले रेजोल्यूशन हुई थी 39 जो कि अडॉप्ट की गई थी 20 जनवरी 1948 को, वेयर बाय द UN कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड एंड ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट ऑफ द फैक्ट्स सबमिटेड फॉर रेजोल्यूशन टू द UNSC. और उसमें क्या हुआ था, UN कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, और उसने क्या करना था, इन्वेस्टिगेट करना था डिस्प्यूट ऑफ द फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट ऑफ द फैक्ट्स सबमिटेड फॉर रेजोल्यूशन टू द UNSC, के जितने भी फैक्ट्स हैं इसके तनाज़े के हवाले से, कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से, वो पेश करें किसको, UN कमीशन जो इन्होंने बनाया था उस रेजोल्यूशन के तहत. उसमें जाके वो उनको अपने बता सकें कि क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से यह है कश्मीर तनाज़ा ये अभी हल नहीं हुआ है. द सेटिंग अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी बाय द UNSC इज अ स्पेसिफिक स्टेप दैट वाज एक्टेड अपॉन. उन्होंने कहा अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी जो बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस की जानिब से, ये स्पेसिफिक स्टेप थी और इस पर अमल भी किया गया, यानी कि वो उसमें ये देखेंगे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा है कि वो उसमें बनाई गई थी UN कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान, वो इस्टेब्लिश हुआ था. तो एक जो भी रेजोल्यूशन में डिसाइड हुआ था कि ये स्पेसिफिक स्टेप लेंगे तो वो लिया गया. That UNSC is a specific step that was acted upon, and it is not possible to imagine a resolution that establishes a standalone body be viewed as being only recommendatory in character. उन्होंने कहा वहाँ पे जो इन्होंने कहा कि ये स्टेप लेना चाहिए, तो उसके बारे में बाद में वो बॉडी वजूद में आई, तो हम ये नहीं कह सकते कि रेजोल्यूशंस जो थी वो बाइंडिंग नेचर की नहीं थी. In Resolution 47, the mandate of UNCIP was extended and additional powers were conferred on it. और इसमें जो रेजोल्यूशन 17 थी उसमें इन्होंने ये बनाई थी बॉडी, इसका जो थी उसको एडिशनल पावर्स दी गई और इसका जो मैंडेट है उसको बढ़ाया गया. अ क्लियर एंड एलेबोरेट प्रोग्राम वाज लेड डाउन फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ द कमीशन, और पूरा एक जिसको आप कह सकते हैं वो बनाया गया, पूरा क्लियर एंड एलेबोरेट प्रोग्राम, पूरी इसमें एक वो बताया गया कि किस तरीके से जो है इसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी और किस तरीके से मसले का हल निकाला जाएगा. द रेजोल्यूशन ऑल्सो एड्रेसेस द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड डायरेक्टेड प्रोग्रेसिव डीमिलिटराइजेशन. उनका रेजोल्यूशन जो है वो इस पर भी बात करती है कि बहुत जो दोनों तरफ के जो हैं गवर्नमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान की, एंड डायरेक्टेड प्रोग्रेसिव डीमिलिटराइजेशन के वो एक उससे क्या करें, डीमिलिटराइजेशन करेंगे, जिस तरह फ़ौज ज़्यादा वो कर रहे हैं तो उसमें कमी करें, डीमिलिटराइजेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, और उन्होंने ये भी उसमें बात की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट की. द रेजोल्यूशन इज़ वेरी माइन्यूट इन इट्स डिटेल्स एंड पास विद अ क्लियर इंटेंशन ऑफ लीविंग नो स्पेसिफिक्स आउट. उनका रेजोल्यूशन जो है बड़ी क्लियर थी, उसमें कोई किसी किस्म का अभाम नहीं था. द नेचर इन Intendment and impeccability of the resolution lead ineluctably to the conclusion that it was meant to be implemented by both sides. अगर हम उसकी नेचर हम चेक करें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसका मकसद यही था कि वो दोनों तरह स्टेट्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करें. ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि जब एक बाकायदा एक स्पेसिफिक उसमें डिसाइड किया जा रहा था कि क्या होना चाहिए कश्मीर मसले के लिए, और वो उस पे बाद जिस तरह वो बॉडी बनाई गई उसको मैंडेट दिया गया, तो ये सारी चीज़ें ये जाहिर कर रही हैं कि
ये सिर्फ एक तरह की रिकमेंडेशंस नहीं थी, बाइंडिंग नेचर की रेजोल्यूशन थी जिस पे वो दोनों मुल्क जो हैं वो अमल कर रहे थे। जिस तरह डीमिलिटराइजेशन की भी बात हुई थी, तो उस तरह जिस तरह पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आ गया है कि हमें यूएन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे नहीं, वो तो जो 1947 से 1957 तक जो रेजोल्यूशंस पास हुई हैं वो तो बाइंडिंग नेचर की ही नहीं थी। तो राइटर का मेन मकसद ये है कि उस जो एक थिंकिंग बन गई हुई है पाकिस्तान में टॉप ख़ास तौर पे ये फॉरेन ऑफिस की जानिब से कि भाई वो तो बाइंडिंग ही नहीं है, हमारा यूएन जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इस सिलसिले में राइटर ये कोशिश कर रहा है ये सारी बातें बता के कि इनको उस तरफ जाना चाहिए यूएन में, और ये कहते हुए कि ये बाइंडिंग नेचर की नहीं है और यूएन यह है इस अपनी जो रेजोल्यूशन है उनको इन्फोर्स कराए। आगे इसमें कह रहे हैं इट विल बी डिफाइंग लॉजिक, कि लॉजिक के मतलब माने कि नहीं, टू एज्यूम दैट द यूएनएससी रेजोल्यूशन एस्टैब्लिशिंग यूएनसीआईपी विच फर्दर एक्सरसाइजिंग डेलीगेटेड पावर्स पास्ड अ रेजोल्यूशन on November the 9, 1948 having three parts dealing with the ceasefire line is merely recommendatory। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल समझ से बाहर होगा, हम उसको एज्यूम करेंगे ये सब कुछ हुआ जो इन्होंने बॉडी बनाई उसके बाद में जितनी भी इन्होंने वो स्टेप्स लिए, तो वो ये सब कुछ हो रहा था सिर्फ एक बाइंडिंग नेचर की रेजोल्यूशन के जवाब में। When the same has been acted upon, जब ये चीज़ें जो बताते थे वो acted upon यानी कि उस पर अमल दरामद होता गया, तो हम नहीं कह सकते कि ये बाइंडिंग नेचर की रेजोल्यूशन नहीं थी। दिस रेजोल्यूशन लेड टू द सीज फायर लाइन एग्रीमेंट, और इसी रेजोल्यूशन के नतीजे में सीज फायर लाइन एग्रीमेंट भी वजूद में आया। These later developments confirmed that the resolutions were binding in nature and were operationalized in a manner that could only be imputed to binding resolutions। ये सारी डेवलपमेंट्स ये कंफर्म करती थी इस बात को कि ये तमाम रेजोल्यूशंस बाइंडिंग इन नेचर है, यानी कि लाजमी उन्होंने जो रेजोल्यूशन में कहा गया है उसको बाइंडिंग है पाकिस्तान इंडिया पे, उन्होंने उसको पूरा करना ही करना है, एंड वर ऑपरेशनलाइज्ड इन अ मैनर दैट कुड ओनली बी इम्प्यूटेड टू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस। तो ये सब कुछ काम बिल्कुल उस तरह हो रहा था जिस तरह बाइंडिंग रेजोल्यूशंस के नतीजे में होता है। Another way of confirming their mandatory nature is to view these resolutions as decisions of the UNSC। The relevant portions of the said resolutions were binding on India and Pakistan and under Article 25 of the UN Charter, which provides as follows। अब Article 25 the UN Charter की बात कर रहे हैं और इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा के एग्जैक्ट के क्या है आर्टिकल 25। द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर। तो इसमें क्या है, जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो एग्री करते हैं एक्सेप्ट और कैरी आउट, यानी कि वो उसको मुकम्मल करेंगे किस चीज़ को, कैरी आउट द डिसीजंस, वो ये डिसीजंस ली जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में उस पर अमल करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर के मुताबिक उस पर अमल करेंगे। The ICJ in its Namibian advisory opinion also supported a position that a UNSC resolution would be binding with the language, discussion preceding the passage of the resolution and the provisions of the UN Charter referred to in the resolution indicated that it was binding। इस तरह यहाँ पे बात करें एडवाइजरी ओपिनियन, नमीबियन एडवाइजरी ओपिनियन, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे इन्होंने एक एडवाइजरी ओपिनियन जारी की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है वो बाइंडिंग होगी अगर हमें उसकी लैंग्वेज से और ये उससे पहले जो रेजोल्यूशन से पहले जो भी डिस्कशन हुई है वो और इन द प्रोविजंस ऑफ यूएन चार्टर रेफर टू इन द रेजोल्यूशन, और वहाँ से हमें पता चले कि इसमें जो भी डिसाइड हुआ है रेजोल्यूशन आई है वो बाइंडिंग है। Based on the ICJ's opinion, to view resolutions on Kashmir as being merely recommendatory places an unnecessarily restrictive interpretation that is valid by the specific nature of mayas which have been decided in these various resolutions on Kashmir। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओपिनियन भी देखें तो अगर हम कहें कि वो ये कश्मीर के मुतालिक जितनी भी करारदादें हैं वो सिर्फ रिकमेंडेटरी हैं, तो इस पर ये एक प्लेसेस एंड, तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि जितनी भी रेजोल्यूशंस कश्मीर है वो मेयरली रिकमेंडेटरी है, तो ये एक प्लेस यानी कि उस पर वो कर देगा अननेसेसरली रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रटेशन। तो ये रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रटेशन इसकी हो जाएगी अगर हम कहें कि वो बाइंडिंग नहीं है, ख़ासतौर पे जब ये जितने भी ये इनकी जानिब से करारदादें आई हैं उसके बारे में उन्होंने कहा था ये स्टेप्स लें, वो लिए गए, तो उसके बाद हम ये नमीबियन एडवाइजरी ओपिनियन भी इन्होंने कहा है, तो उसके बाद इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि ये तमाम जो
करारदादें पास हुई थी 10 साल में, ये बाइंडिंग नेचर की हैं और सिर्फ रिकमेंडेटरी नेचर की नहीं है. It may be highlighted that the UNSC has now changed its practice and specifically mentions the chapter pursuant to which it is passing for adopting the resolution. अब मेन कन्फ्यूजन यहाँ से आती है. आजकल जो रेजोल्यूशंस आ रही हैं उसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 मेंशन किया जाता है कि ये बाइंडिंग नेचर की हैं कि नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, वो अभी भी उसी तरह लेके जा रहे हैं कि वो 1947 से 57 के दौरान भी है कि उसको उसमें लेके जा रहे हैं कि वो बाइंडिंग नेचर की नहीं है. अगर आजकल की हम बात करें तो उसमें तो ये चीज़ समझ आती है कि अलग स्पेसिफिक चैप्टर मेंशन करते हैं. जिस तरह एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल यूएनएससी रेजोल्यूशन 1373 ऑफ 2001 रिलेटिंग टू टेररिज्म mentions chapter 7 just before the operative paragraphs. उन्होंने कहा वहाँ पे जब टेररिज्म से मुतल्लिक करारदाद है तो वो ऑपरेटिव पैराग्राफ से पहले चैप्टर 7 को मेंशन करती है. 7 मेंशन क्या करने से क्या हो जाता है कि यूएन के पास पावर आ जाती है उसको अपनी रेजोल्यूशन को इन्फोर्स कराने की. अगर यही चैप्टर 6 होती तो वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होनी थी. Likewise, Resolution 1267 of 1999 relating to Al-Qaeda and the Taliban mentions in its preamble सिमिलर रेफरेंस. उन्होंने कहा यहाँ पे भी अगर अलकायदा और तालिबान के मुतालिक भी जो है वो एक क्लियर उसमें मेंशन किया गया है कि किस चैप्टर के तहत आ रही है. और इसी तरह फर्दर रेजोल्यूशन 15540 ऑफ 2004 एड्रेसिंग द इशू ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन मेक्स इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट इट इज़ एक्टिंग अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर. तो एक और रेजोल्यूशन का बताया कि वो बताते हैं कि वो किस चैप्टर के तहत काम कर रही है. बट दिस इज़ अ मोर रिसेंट ट्रेंड विच वाज नॉट द केस इन प्रैक्टिस ऑफ द यूएनएससी व्हाइल पासिंग रेजोल्यूशंस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर 1945. सॉरी, उन्होंने कहा लेकिन ये बिल्कुल एक रिसेंट ट्रेंड है जहाँ चैप्टर मेंशन किया जाता है रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन अगर हम इसको पीछे देखें 1947 से 57 के दरमियान तो वहाँ पे चैप्टर नहीं मेंशन किया जाता था और वहाँ पे सिर्फ कंटेंट को देखा जाता था कि ये बाइंडिंग नेचर की रेजोल्यूशन है कि नहीं है. Based on the above, the resolutions passed in the case of Kashmir have a binding character and cannot be referred to as exclusively recommendatory in nature. तो एंड में जाके इन्होंने इसको कंक्लूजन बनाते हुए राइटर का कहना है कि अगर हम ये देखें तो तमाम ये कश्मीर के मुतालिक करारदाद पास हुई थी वो बाइंडिंग नेचर थी, उनका करेक्टर बाइंडिंग करेक्टर था, यानी कि यूएन के पास पावर थी कि वो इसे इन्फोर्स करा सके और इसको हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली रिकमेंडेटरी इन नेचर नहीं कह सकते. और पाकिस्तान शुड अप्रोच द यूएन. अब मेन क्रक्स जो इन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान को यूएन जाना चाहिए विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए कि ये एक बाइंडिंग नेचर की थी करारदाद जो अभी तक इन पे अमल दरामद नहीं किया जा सका. पाकिस्तान शुड अप्रोच द यूएन विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस that it remains the responsibility of the UNSC to implement its binding resolutions. Whether Pakistan has the political clout. अब उन्होंने कहा है कि अगर हम लीगल तौर पे बात करें तो उनके पास बिल्कुल ग्राउंड मौजूद है कि ये बाइंडिंग नेचर की हैं रेजोल्यूशंस, इन्हें इन्फोर्स कराया जाए. अब वेदर पाकिस्तान हैज़ द पोलिटिकल क्लाउड टू हैव द रेजोल्यूशंस इन्फोर्स्ड रिमेन्स अनदर मैटर. उन्होंने कहा लेकिन ये पोलिटिकली पाकिस्तान ये कर सकता है कि नहीं, ये अलग बात है. बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स शुड बी क्लियर अमंग देमसेल्व्स. लेकिन अगर उसको हम सियासी तौर पे तो छोड़ें, लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल ग्राउंड मौजूद है कि वो यूएन में जाए और कहे कि ये बाइंडिंग नेचर की रेजोल्यूशन थी और उसके कंटेंट से हमें पता चल रहा था और उसके बारे में ये स्टेप्स लिए गए, वो उस पर अमल दरामद भी हुआ, तो यूएन पे ये लाजिम है कि वो इसको इन्फोर्स कराए. But from legal point of view, Pakistan's policymakers should be clear among themselves that the UNSC's resolutions on the Kashmir dispute should not be de-emphasized on the grounds that they are simply recommendatory. और हमें ये इस कश्मीर डिस्प्यूट पे रेजोल्यूशन है उनको सिर्फ इस बात पे जो है एक एम्फसाइज होता है जोर देना, डी एम्फसाइज होता है जोर ना देना. उन्होंने कहा हम सिर्फ इस बात पे इसे नहीं छोड़ सकते कि हम इस बारे में बात करना छोड़ दें, यानी इसको हम डी एम्फसाइज करना छोड़ दें इन ग्राउंड्स पे कि ये सिंपली रिकमेंडेटरी हैं. तो again उन्होंने बताया द राइटर इज़ एन एक्स केयरटेकर फेडरल लॉ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो अहमद बिलाल सूफ़ी इन्होंने बस अपनी कंक्लूजन दी है कि पाकिस्तान के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको इसमें यूएन में जाना चाहिए और वहाँ जाके ये बात करनी चाहिए कि जितने भी हमारी ये बाइंडिंग नेचर की रेजोल्यूशंस थी इनको इन्फोर्स कराया जाए. और ये एक जो हमारा थिंकिंग बनी हुई है, एक माइंडसेट है कि नहीं ये तो बाइंडिंग नेचर की थी नहीं तो यूएन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो राइटर के मुताबिक वहाँ जाने का फ़ायदा होगा. ये अलग बात है कि पॉलिटिकली पाकिस्तान इसको अपने उसमें कर सकता है कि नहीं, लेकिन लीगली तौर पे उनके पास बिल्कुल ग्राउंड मौजूद है कि वो जा सकते हैं यूएन और उनको जाके कह सकते हैं कि आप इसको अपनी जो रेजोल्यूशन आपने पास की थी 1947 से 1957 के दौरान कश्मीर से मुतालिक उसको इन्फोर्स करा सकें.
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।